चालूच केला होता, बरोबर, ठीक आहे, चालूच करायचा होता, ओके ठीक है। सो रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम डिस्कस किया था, फक्त रिएक्शन टाइम एवढंच झालं होतं, लिहिलं होतं का रिएक्शन टाइम, व्हेरी गुड, राईट ऑन, रिएक्शन टाइम काय असतो रिएक्शन टाइम, व्हॉट इज मीन बाय रिएक्शन टाइम, किती लोकांना आयडिया आहे रिएक्शन टाइम बद्दल, व्हॉट इज मीन बाय रिएक्शन टाइम, कोण सांगणार, कल्याणी, रिएक्शन टाइम ऐकले कधी, नाही, रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम का मतलब नहीं, कहीं डिस्कस नव्हतं केलं, क्या होता है देखो, रिएक्शन टाइम मतलब ये हर एक केस में होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पे रोड पे जो कार चलती है उससे रिलेटेड ये पार्ट देखने वाले। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है, रोड पे कार लेके जा रहा है, और बेसिकली क्या हो गया कि कार चल रही विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, और सडनली फिर ड्राइवर के ध्यान में आता है कि रोड पे कोई तो ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्टेकल मतलब एखादा म्हातारा मनुष्य रोडवर थांबला आहे, त्याला चालताच येत नाही आहे, छोटं बाळ रोडवर आलं, स्पीड ब्रेकर आला, खड्डा पडला, पूल होऊन गेला, इस तरह की सिचुएशन आ गई, मतलब उसको समझ में आता है कि कार अभी रोकनी पड़ेगी। तो ये देखने के बाद, समझने के बाद एक्चुअल में ब्रेक अप्लाई करना जो शुरू होता है, इसके इन बिटवीन कुछ ना कुछ टाइम लैग होता है, एंड उसी को बोला जाता है रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। एक प्रोसेस होते, बघितलं, मग ब्रेनमध्ये इनपुट जातात, काय करावं लागेल, ब्रेक्स अप्लाय करावं लागेल, मग ब्रेक्स कोण अप्लाय करणार, कांतर अप्लाई करना नहीं, बराबर, ठीक है, लेग्स अप्लाई करेंगे, राइट लेग, लेफ्ट लेग, फिर हमें मालूम होता है ABC ब्रेक बीच में, वहाँ पे कौन सा लेग नियर बाय है, राइट लेग, फिर ब्रेन क्या करता है, ऑर्डर देता है, फिर तुमची कोणती न्यूरॉन नेफ्रॉन कोणतरी सिस्टीम है ना, वहाँ से क्या होता है पूरा कळतं ना, बॉडीमधून प्रोसेस होते, आणि लेग काय करतो, फिर ब्रेक्स वहाँ पे अप्लाई कर देता है। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, गाड़ी लगेज थामनार नहीं, ठीक है, रिटार्डेशन शुरू होगा और थोड़ी देर बाद कार रुक जाएगी, लेकिन ये सारा जो देखने के बाद ब्रेक अप्लाई करने के बिटवीन जो भी टाइम लैग टाइम चला गया था वो होता है रिएक्शन टाइम। तो इस रिएक्शन टाइम में क्या होगा, हाँ, बरोबर है, ठीक है, तो होगा क्या उस रिएक्शन टाइम में, अपन 0.5 सेकंड कंसिडर करो, सगळे हुशार आहेत असं ॲज्यूम करू आपण, ठीक है, क्या होगा फिर उस रिएक्शन टाइम में, कार विल ट्रैवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझ में आ रहा है ना, देख लिया है कि आगे ऑब्जेक्ट है और उससे पहले कार रोकनी है, लेकिन जब तक वो ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर रहा है तब तक कार चलती रहेगी, समझ में आ रहा है ना, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कार चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, VT, स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक्स अप्लाई किए जाएंगे, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, रिटार्डेशन इम्पार्ट होगा, रिटार्डेशन इम्पार्ट होने की वजह से कार विल कम टू रेस्ट, एंड कार रेस्ट में आने से पहले जो डिस्टेंस कवर करेगी विच इज गिवन बाय, हाउ टू कैलकुलेट, देखो इनिशियल वेलोसिटी है कार के पास, फाइनली रेस्ट में आ रही है, रिटार्डेशन अप्लाई हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन दिया जाएगा, तो हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, टाइम दिला है का त्याच्यामध्ये, मग V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम दिया जाता है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो पार्ट में कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे, क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट डाउन, इफ ए कार इनिशियली ट्रैवलिंग ऑन ए रोड, if a car initially traveling on a road with 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर दिख गया, पहला काम क्या होगा, मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, सो इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। क्या लिखा है, इफ ए कार इनिशियली ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ 90 किलोमीटर पर आवर and driver suddenly observes a small kid on a road 60 meter away, small kid on a road 60 meter away, then he imparts brakes, then he imparts brakes or applies brakes which provides a retardation of 4 meter per second square,
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. If reaction time of the driver is 0.4 second, will the kid survive? आपल्याला सर्वाइव्ह करायचंच त्याला, कळालं ना. नंतर डेटा चेंज करून घेऊ जर इमर्जन्सी आलीच तर, बट पहले सॉल्व करो. ठीक है. कंडीशन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन को समझो कि ड्राइवर कार चला रहा है और उसने जिस इंस्टेंट पे देखा रोड पे स्मॉल किड आ गया, वो देख रहा है कि 60 मीटर अवे रोड पे एक किड आ गया. किड कळतं ना, छोटा बाल, ठीक है ना. तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि ब्रेक्स अप्लाई करने, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम कितना है 0.5 सेकंड है. फिर वो 0.5 सेकंड के बाद में ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितना रिटार्डेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो उसके बाद कार रुकने वाली है, कंफर्म, बरोबर है कि नहीं, यस नो, रुकने वाली है. ठीक है. तो विल किड सर्वाइव और नॉट, वो कैसे कंक्लूड करेंगे. अगर कार 60 मीटर से पहले रुकती है, नहीं रुकती है तो खड़ा ना, गेम ओवर. ठीक है. सो करो सॉल्व. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दो पार्ट में सॉल्व करना है. ज्यांना कळाले ते सोडवा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या. सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो जब तक ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर रहा है तब तक वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा u इंटू टी. अब उसकी इनिशियल स्पीड आपको दी है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/10 से मल्टीप्लाई करके 25 मीटर पर सेकंड. टाइम कितना है 0.4, यानी ये हो गया 10 मीटर. उसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा विच इज गिवन बाय v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस होता है, मैं उसको माइनस ले रहा हूं क्योंकि वो रिटार्डेशन है. अभी कार रेस्ट में आती है, इसका मतलब v बनेगा 0, u कितना है 25 का स्क्वायर 625 माइनस ऑफ 8 इंटू S2. तो S2 कितना बना 625/8. तर आपण काय करणार आहे की क्वेश्चन मध्ये थोडासा डेटा चेंज करणार आहे. कार का जो एक्सेल रिटार्डेशन है उसको बढ़ाओ, 8 कर दो. का बर केलास कळालं ना, मला अंदाज आलाय म्हणून. ठीक है. तो आपको बोला है कि रिटार्डेशन कितना है 8 है. तो ये a अगर 8 बना तो इसका मतलब ये 8 इंटू 2 बनेगा 16. तो ये 625 अपॉन बना 16. ये तो डिवीजन करो, फिर डिवाइड. फोर्टी 39. तो ये कितना आ रहा है 39 मीटर. पॉइंट वगैरह कहीं नहीं का, डायरेक्ट 39 मीटर किती आहे 39.06, मतलब 39 मीटर. यानी कि कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगी S1 प्लस S2, यानी कितना हो जाएगा ये 49 मीटर. क्लियर है. यानी कि क्या होगा, किड विल सर्वाइव. अब यहाँ पे रिएक्शन टाइप कैसे मैटर करता है देखो, अगर वो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0.4 की जगह पे 0.6 मीटर दिया जाता तो क्या होता 25 इंटू 0.6 कितना बनता 15, मतलब ये आता 54 मीटर. समझ में आ रहा है. अगर ड्राइवर और थोड़ा सा मंद जैसे करता और उसका रिएक्शन टाइम अगर 0.7 सेकंड बनता तो कितना होता फिर ये डिस्टेंस. पहला 25 इंटू 7 17.5, इसका मतलब ये बनता 57.5. अगर पूरा मंद है वो एकदम तो 0.8 सेकंड लगाता तो उस केस में कितना होता 20, और ये डिस्टेंस कितना बनता फिर 59 मीटर. 60 मीटर पे म्हणजे ॲक्सिडेंटच्या अगोदर हार्ट अटॅकने जायचा विचार. ठीक आहे ना, 1 मीटर कार थांबली म्हणून. लक्षात येतं ना. त्यामुळे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ये 0.4 0.5 तक होता है. जिनका 0.5 से ज़्यादा रिएक्शन टाइम है वो मंदबुद्धि क्राइटेरिया में आते हैं और उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है. ठीक है. बट ड्राइविंग टेस्ट मध्ये हे इन्क्लूडेड नहीं है,
बट इन जनरल बाकी ॲक्टिव्हिटीज म्हणून कळतं याचा रिॲक्शन टाइम किती म्हणून. काय काय 2ASच्या पुढं कोणतं 2 असतं? हे काय आहे का? S2 बेटा, ते S2. याला S1 म्हटलो ना अपन, हे S2. दोन डिस्टेंस कवर होता है ना, पहले विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बाद में रिटार्डेशन. ठीक है, नेक्स्ट. समझ लो रिएक्शन टाइम क्या होता है. चलो सेम क्वेश्चन है. इफ एन ओल्ड एज पर्सन, कीड हो गया, अब म्हातारा माणूस, याचा काही फरक पडत नाही, गेला तर गेला बिचारा. ठीक आहे ना. इफ एन ओल्ड एज पर्सन स्टक्ड ऑन रोड observed by a truck driver moving initially with 54 km/h. 154 किती घेतलं? नाही 54 नाही, 144 घ्या. 144 km/h. ट्रक एवढ्या हळू थोडी चालतात. ठीक आहे, 144 km/h. and driver applies the brake which provides a retardation of 2 m/s². डिस्टेंस दिले का ओल्ड एज पर्सन, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड एज पर्सन इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रक. कसं काय असं 100 मीटर, old age person is 100 meter away from the truck and reaction time for the driver 0.6. रात्रीचा टाइम आहे ना, थोडंसं एन्जॉय केलं होतं त्यांनी, त्यामुळे रिॲक्शन टाइम वाढला त्याचा. ठीक आहे, 0.6 सेकंड. क्या होगा? विल एन ओल्ड एज पर्सन ट्रैवल टू A1 और विल सर्वाइव करा. ठीक है, ओल्ड एज पर्सन विल सर्वाइव. यस नो? रिटार्डेशन कितना बोला है? 2 m/s². चलो करो सॉल्व. इनिशियली ट्रैवलिंग विथ कितना बोला है? 144 km/h. ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 40. वेरी गुड, 40 m/s. देन रिटार्डेशन कितना है? 2 m/s². और रिएक्शन टाइम कितना है? 0.6 सेकंड. कळालं? क्यों नहीं सर्वे करेगा? कार 100 मीटर के बियॉन्ड रुकेगी. 400 मीटर, 400 मीटर. ओके, रिएक्शन टाइम का तो अलग ही है. ठीक है, एक काम करो अभी. ट्रक का एक्सेलरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी पूरा पार्ट सेम है. ट्रक का एक्सेलरेशन 4 m/s². ले लो 4 m/s². तरी पण नाही, सॉल्व तर करो ना. ओल्ड एज पर्सन आहे, काही फरक पडत नाही एवढा. ठीक आहे, चालूच असतं, आज नव्हते जाणारच आहे बिचारा. हां 200. ठीक है, 8 m/s² ले लो. नहीं नहीं, 8 m/s². असं नका म्हणून बेटा, विल नॉट सर्वाइव म्हणा. सकाळी सकाळी असं बरं नहीं वाटत ना. 124. समझ में आ रहा है? मतलब 100 मीटर तो ट्रक ने टाइम लिया, लेकिन 24 मीटर क्यों एक्स्ट्रा हो रहा है? बिकॉज ऑफ हिज रिएक्शन टाइम. तो रिएक्शन टाइम इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसको 9 ले लो. सेम डेटा है, सॉल्व करो. तुम्ही मारायलाच तू ले त्याला है ना, सॉल्व करायच्या अगोदर. चलो सॉल्व करो पटपट. ऑनलाइन में सिर्फ तेजस होशियार बचाया हुआ है ना.
देखो कितना होगा, रिएक्शन टाइम में वो ट्रॅव्हल कर रहा है 24 मीटर, त्यामुळे ट्रकनी किती चांगले ब्रेक्स अप्लाई केले तरी पण तो जगू देणार नहीं, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s कर रहे हैं, यस बनेगा यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ए, यू कितना है 1600, 9 इंटू 2 या फिर ये 10 दिया है, तो 10 देने के बाद कितना होगा ये 20, कितना आ रहा है 80 मीटर। बघा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर तक बढ़ा दिया डिसलेरेशन, तरी पण बिचारा जातोच है, ठीक है ना। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो अगर रिएक्शन टाइम दिया तो बस इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, दो पार्ट में आंसर आएगा। जब तक ब्रेक्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक कार विल ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डायरेक्ट यूटी, एंड जब ब्रेक्स अप्लाई हो चुके हैं तब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करने को बोला जाता है, राइट डाउन, हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन देखो फिर सोचो। If a car initially traveling on a road with 72 km per hour, 72 km per hour, 72 km per hour, and driver suddenly observes an obstacle 50 meter away, 50 meter away, and car stops 50 meter away, then car stops at 48 meter, at 48 meter away, if retardation provided by brakes is 4 meter per second square, 4 meter per second square, what will be the reaction time of the driver। रिएक्शन टाइम गाड़ी का नहीं होता है, कळालं ना, आपला असतो। what will be the reaction time of the driver। करा कैलकुलेट, कैसे करेंगे, देखो सिंपल, जिनको समझ में आ गया वो खुद से सॉल्व करो, बाकी लोग बोर्ड पे देखो। बिफोर स्टॉपिंग वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 48 मीटर। लास्ट में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम देख रहे थे S1 प्लस S2 इक्वल टू यस होता है। अब यहाँ पे S1 हमें मालूम नहीं है, अननोन है, S2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अगेन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ S2, ऋषिकेश S2 का साल कळालं, ठीक है। अब यहाँ पे S2 इक्वल टू बनेगा यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि V 0 है, U कितना था 72 मतलब 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 इंटू 8 कितना आ रहा फिर ये, अरे गोल झाला, ठीक है। याला एक काम करा, ए ला 5 घ्या, करेक्शन करा, कितना होगा फिर ये 10, ए जो था ना रिटार्डेशन का उसको 5 ले लो तो कितना आएगा ये 40 मीटर। समझ में आ रहा है, यानी कि कंडीशन क्या हो गई कि S1 प्लस 40 इक्वल्स टू 48 आ रहा है, यानी S1 इक्वल्स टू कितना बनेगा 8 मीटर। ये 8 मीटर मतलब क्या है, ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, मतलब रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो, तो हमें मालूम है रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है वो होता है UT, इसका मतलब T बनेगा S1 बाय U। S1 कितना है 8, U कितना है 20, कितना आएगा 0.4 सेकंड, मुझे होशियार ड्राइवर है, ठीक है। ये बना उसका रिएक्शन टाइम। वो अगर 0.1 सेकंड और ज़्यादा लेता तो 50 मीटर पे जो ऑब्स्टेकल है उसको वो क्रॉस कर देता। समझ में आ रहा है ना, ये 0.7 सेकंड बहुत इंपॉर्टंट है। तो शिवमला विचार पडला असेल, खरंच फरक पडतो का, कळालं ना, फरक पडतो बेटा, ओल्ड एज पर्सन गेला आपला, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम के सिमिलर और एक कंसेप्ट है, हो गया क्लियर, ये बस इतना ही है। कंसेप्ट क्या बोलती है कि जब तक ब्रेक्स अप्लाई नहीं हो रहे तब तक कार विल ट्रैवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो उसका डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय UT, एंड एक बार ब्रेक्स अप्लाई कर दिए फिर रिटार्डेशन अप्लाई होगा एंड कार ट्रैवल करेगी, उसके लिए डिस्टेंस जो बनेगा दैट इज गिवन बाय V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AS, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस,
स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या? देखो, कार ट्रैवल कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, उसके बाद में ब्रेक्स अप्लाई किया, उसने रिटार्डेशन प्रोवाइड किया a, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो ये u से 0 बनते टाइम कार रुकेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एंड उसी डिस्टेंस को बोला जाता है एज ए स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है? देखो एकदम सिंपल है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। ये माइनस कुठून आलं? पहले कार मोशन में है, मतलब ये रिटार्डेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ as, यानी s इक्वल्स टू क्या बनेगा? u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी s बनेगा प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ये बनता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि इफ ए कार ट्रैवलिंग ऑन ए रोड इनिशियली विथ 40 किलोमीटर पर आवर, पहले वो ट्रैवल कर रही विथ 40 किलोमीटर पर आवर, तब की केस में उसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस है 10 मीटर। तो अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करने लगी तो वहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? कैलकुलेट करो। अब कंडीशन क्या है? कार सेम है, इसका मतलब जो रिटार्डेशन इंपार्ट होगा दैट विल बी सेम। तो करो कैलकुलेट कितना होगा। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? ये s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर से। जानना इतने छोड़ो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। यस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यस टू अपॉन एस वन इक्वल्स टू यू टू अपॉन यू वन का होल स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो रेशियो लेंगे 1 1 2 2, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एस टू बाई एस वन इक्वल टू यू टू बाई यू वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो यू टू कितनी है? 80 बाई 40 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये एस टू इक्वल्स टू बनेगा 4 टाइम्स ऑफ S1। S1 कितना था? तो ये कितना बनेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस? 40 मीटर। ठीक है, अगर कार की स्पीड आपको बोला है कि 160 किलोमीटर पर आवर है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? 160 किलोमीटर पर आवर है तो हो 640। 160 म्हणजे अर्धा किलोमीटर होतं का? डेरे देऊन ठेवले ते सांगितलं त्याला 640 म्हटला का? मग कायला म्हटलं 640 मग? ठीक आहे, चलो करा कॅल्क्युलेट। प्रणिता व्हॉट इज द आन्सर? कालची टॉपर प्रणिता व्हॉट इज द आन्सर? तुमच्यासाठी बेटा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या, प्रणिता, मयुरी, एवढे हुशार स्टुडंट आहेत तुम्ही। फक्त आता हे नेक्स्ट टेस्टला जर नाही आले मार्क्स, याचा अर्थ काय होईल? मार्क्स ॲडजस्टमेंट करून आले होते, जे सनील येतात कधीतरी। खा तू पेन का सकाळी सकाळी? ठीक आहे, काय आन्सर बोलो? काय सॉल्व करायचं? वा वा, मग आतापर्यंत काय करत होते तुम्ही? भाषा नहीं करत होते का? ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी पहले 10 मीटर लगता है अगर 40 है तो, बाद में बोला कि यही स्पीड अगर 160 किलोमीटर पर आवर होती तो वो कितने डिस्टेंस पे रुकती कार? यस, अरे एवढा वेळ? 160 बाय 44, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 10 640, कितना फिर 160। कळलं का? नहीं कळलं? हे बघा, S2 अपॉन S1 है इक्वल्स टू U2 अपॉन U1 का स्क्वायर हो रहा है। अब U2 बोला है 160, U1 बोला है 40, इसका कर रहे हैं अपन स्क्वायर, तो 160 बाय 40 मतलब 4। येते येतं ना डिव्हिजन? नसेल येते, हे बघा 0 0 कॅन्सल, मग याला 2 ने डिवाइड करायचं 8, याला 2 ने डिवाइड करायचं, मग 8 बाय 2 म्हणजे किती येतं? 4, 4 का स्क्वायर 16, तो S2 बनेगा 16 टाइम्स ऑफ S1। S1 कितना है? 10, 10 इंटू 16 160 मीटर। ठीक है, ये बना स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर है? स्टार मार्क करायला उद्याच्या टेस्टमध्ये येणार आहेत। नेक्स्ट काय बघून लिहायचं 1 मिनिटमध्ये। अरे अनिरुद्ध कोण बडबड करत आहे? काय म्हणतो?
घेतो बरं. हां ते पण चांगला चांगली ट्रिक आहे. मॉडेलचे सगळे आन्सर लर्न करून घ्या, बघूच किती लर्न करू शकता तुम्ही म्हणून. कारण क्वेश्चन सॉल्वमधून पण येऊ शकतात, कन्सेप्ट ॲप्लिकेशनमधून येऊ शकतात. ते नाही आले तर लास्टला परत टॉपिक वाईज आहे तिथून येऊ शकतात. तिथून नाही आले तर मिक्स टाईप आहे तिथून येऊ शकतात. तिथून नाही आले तर PYQ आहे प्रिव्हियस इयर तिथून येऊ शकतात. कळालं? सगळे पाठ करून ठेवा. नेक्स्ट आता नवीन क्वेश्चनची टाइप ॲक्च्युली मिड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट. स्टार मार्क करके लिखो, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट और मिड पॉइंट वेलोसिटी. डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला मिलेगा बाद में अप्लाई करेंगे. आपको बोला है कि एक कार है जो A से लेके B तक ट्रैवल करती है और ट्रैवल करते टाइम उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है कार. और वहाँ पे आपको बोला है कि A पे उसकी वेलोसिटी U थी, B पे जाके उसकी वेलोसिटी V हो गई. तो अगर इनका मिड पॉइंट C है तो इस C पे जो मिड पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट कितनी होगी. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे ट्रेन है, एक्सेलरेट हो रही है, ट्रेन का फ्रंट इंजन ट्रैवल कर रहा है, एक पोल है बाजू में, पोल को क्रॉस कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है विथ 100 किलोमीटर पर आवर, एंड जो लास्ट कंपार्टमेंट है वो ट्रैवल कर रहा है विथ 80 किलोमीटर पर आवर. तो जो सेंटर पे पोल था, जब ट्रेन उसको क्रॉस कर रही थी तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी. ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे. एकदम सिंपल प्रोसेस है. देखो u मतलब क्या है, a पे वेलोसिटी, v मतलब क्या है एंड vm का मतलब क्या है. तो टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे. तो ये डिस्टेंस भी s हो गया, ये डिस्टेंस भी s हो गया. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कार के पास क्या है, एक्सेलरेशन है. तो अगर मैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये इस तरह से बनेगा. करेगा, यहाँ पे v का मतलब कौन होगा, फाइनल वेलोसिटी एट c मतलब मिड पॉइंट की वेलोसिटी, इनिशियल मतलब u, a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, और सिंप्लीफाई करेंगे तो vm का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ as हाफ पार्ट के लिए. नवीन काहीच नाही, एवढे सिरियस होऊन बघू नका. कायनेमॅटिकल इक्वेशन इथे फक्त हाफ पार्ट के लिए अप्लाई किया, एस जितना डिस्टेंस था उसके लिए इक्वेशन बना. कोणाला प्रॉब्लेम याच्यामध्ये. सेम इक्वेशन नेक्स्ट पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे. बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कौन है, v है, इनिशियल कौन होगा, u या vm, तो ये बनेगा vm का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, यानी v स्क्वायर माइनस vm का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as. क्लियर. अभी फर्स्ट इक्वेशन में भी एक साइड में 2as है, यहाँ पे भी 2as है, एक साइड सेम, मतलब क्या करू शकतो आपण, RHS सेम, LHS इक्वेट कर सकते. तो LHS इक्वेट करके क्या बनेगा, vm स्क्वेअर माइनस u स्क्वेअर इक्वल टू v स्क्वेअर माइनस vm स्क्वेअर. होतं का असं काहीतरी. इफ देअर LHS आर सेम वी कैन इक्वेट देअर RHS, तेच केले आपण. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस vm स्क्वेअर इधर आएगा तो vm स्क्वेअर प्लस vm स्क्वेयर इक्वल्स टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इधर आके, तो ये बनेगा vm स्क्वेयर प्लस vm स्क्वेयर, vm रेस टू 2vm का स्क्वेअर इक्वल टू v स्क्वेअर प्लस u स्क्वेअर. देन आता तुम्हाला विश्वास बसला असेल बेटा, जर करोना नसता तर आपण 10वी पासच नसतं झालं म्हणून. वाटतंय की नाही, असं वाटतंय ना, ते वाटणं खूप गरजेचं आहे. ठीक है, तो यहाँ पे vm इक्वल्स टू बन जाएगा रूट ऑफ v का स्क्वेयर प्लस u का स्क्वायर अपॉन 2. ये बन गई आपकी मिड पॉइंट की वेलोसिटी. कळालं, लक्षात ठेवायचा तो फॉर्मूला खूप इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट दिख गया तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2. अभी ट्रेन का मैंने बोला था, उसमें फाइनल वेलोसिटी मतलब फ्रंट एंड की 100 थी, लास्ट में 80 थी, तो मिड पॉइंट की कितनी बनेगी, 100 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. एवढं लवकर होत असतं का, है ना. 100 स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, नाही पहिले हे लिहून घ्या, गडबड नका करू. हो गया तेजस सब, तेजस ओके,
विजिबल आहे हां काय होतं हे वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट कळलं ना नहीं तो उसका जीपी एपी नहीं लेना है डायरेक्ट v प्लस यू अपॉन 2 करेंगे असं नहीं करायचं ठीक है रूट ऑफ v स्क्वेअर प्लस यू स्क्वेअर अपॉन 2 नेक्स्ट करू राव अगेन नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप है नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें आपको बोला जाता है कि इफ ए कार राइट डाउन इफ ए कार ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ इनिशियल वेलोसिटी नहीं विथ इनिशियल वेलोसिटी नहीं ट्रैवलिंग ऑन ए रोड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly to reach a maximum velocity with an acceleration alpha then retards uniformly with retardation beta if total time of the journey is t then maximum velocity attained by the car will be पायल झोप येते का नाही ना कधीतरी सकाळी उठल्यानंतर होतं असं ठीक है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द कार विल बी कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है ठीक है कैसे करेंगे कैलकुलेट अजून एक इन्स्ट्रक्शन बघा काही लोकांनी रोटेशनल बघून इव्हिनिंगचं लेक्चर करायचं सोडलं होतं बट आता इव्हिनिंगला न्यू टॉपिक सुरू झाला आहे फ्रॉम एस्टरडे आणि तो आतापर्यंत आपण स्टडी केलेल्या टॉपिकमधला सगळ्यात सिम्पल टॉपिक आहे कळालं ना त्यामुळे प्रिपेअर करा 1D पेक्षा तर खूप सोपा आहे मग असं करू नका आता तोच करतो 1Dला थोडं बाजूला ठेवतो चलो तो कंडीशन क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या देखो पहले क्वेश्चन को रीड करो चला सुपर 70 करा रीड क्वेश्चन 70 71 72 73 74 79 आहे का आज 80 पर्यंत जाण्याची पॉसिबिलिटी आहे दिवाळीनंतर व्हेरी गुड शुभमचा आन्सर पण आले सगळ्यांना टाळ्या वाजवा शुभमसाठी बेटा उभं राहून सांग आन्सर पटकन स्टँडअप उभं राहा पटकन सगळ्यांना कळू दे शुभम खोकड कोण आहे आणि किती पटकन आन्सर कॅल्क्युलेट करतो करेक्ट तुझं आन्सर इकडे ना कसं सोडवलं फक्त बोर्डवर सोडून दाखव का तू गोळ्या मारल्या बोर्डवर सोडव चल लवकर चल पटकन टाइम नाही आपल्याकडं सनी आणि शंतनू मला आवाज आला पाहिजे असे दोन जोरात मारा त्याला दोघं पण आवाज येईपर्यंत बस बस तिकडं वेलॉसिटी होत्या इकडे ॲक्सेलरेशन आहे हे अल्फा आणि बीटा काय वेलॉसिटी दिली आहे का इनिशियल रूट ऑफ अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर अपॉन 2 झालं विचारलं नाही तो आन्सर सांगितलं होतं बेटा त्या वेलॉसिटी होत्या इनिशियल आणि फायनल हे ॲक्सेलरेशन आहे अल्फा आणि बीटा कळालं ना असं नहीं होता ठीक है बोर्ड पे ध्यान दो क्वेश्चन में ये बोला है कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब u 0 है यहाँ पे u 0 है और बाद में कार एक्सेलरेट्स हो रही है यूनिफॉर्मली विथ एक्सेलरेशन अल्फा टू रीच मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब c के ऊपर आने के बाद वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है
लेकिन सी मिड पॉइंट नहीं है। लास्ट एग्जांपल में सी क्या था, मिड पॉइंट था। यहाँ पे मालूम नहीं कि सी का डिस्टेंस कितना होगा। उसके बाद में कार क्या हो रही है, डिसल्ट हो रही है, रिटार्ड हो रही है टू कम टू रेस्ट, मतलब बी पे आने के बाद वो क्या हो रही है, रेस्ट में आ रही है। समझ में आ रहा है शुभम, कड़ा लो, ठीक है। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द ड्यूरिंग इट्स मोशन, और हमें डेटा सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन हमें एक्चुअल में जो मालूम नहीं उसको अपन कंसीडर करते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि ए से सी तक जाने के लिए टाइम लग रहा है T1, देन सी से बी तक जाने के लिए टाइम लग रहा है T2, खड़ा लो। अब यहाँ पे T1 एंड T2 चाहिए मुझे, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल चाहिए, एक्सेलरेशन है, टाइम है। फर्स्ट वन v इक्वल टू यू प्लस, तो यहाँ पे बनेगा v इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू T1, तो T1 बना v बाय अल्फा। शुभम जाऊ देव डोकेत नहीं है, लक्ष्य जाता, ठीक है। T1 कितना हो गया, v बाय अल्फा। सेम वे यहाँ पे भी मुझे T2 चाहिए, सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, बस यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब 0 इक्वल टू यहाँ पे जो वेलोसिटी है मैक्सिमम कितनी है मालूम नहीं, हम उसको v कंसीडर कर रहे हैं। कितना होगा, 0 इक्वल्स टू v, रिटार्डेशन दैट्स वाई माइनस, बोलो बीटा इंटू T2, तो T2 इक्वल्स टू क्या होगा, v अपॉन बीटा। तो T1 आ गया, T2 आ गया। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी दिया था, कितना था टोटल टाइम, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T है, इसका मतलब v बाय अल्फा प्लस v बाय बीटा इक्वल्स टू भी क्या होगा, T होगा। तो दोनों में से v, तो ब्रॅकेट में क्या बचा, 1 बाय अल्फा प्लस इज इक्वल्स टू T। आता इनची ॲडिशन येते कन्फर्म, बोलो क्या होगा इनके एडिशन में, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू T है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन, उसको हमने v कंसिडर किया है पहले से। इसका मतलब v इक्वल्स टू फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है अल्फा बीटा इंटू T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, रूट ऑफ अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर अपॉन 2/9। क्लिअर, चला बघून घ्या आणि न बघता सोडवा। सनी तुला असं काही लिंकच लागत नसेल, काय चाललंय ते लागती कसं काय असं मध्येच येऊन। आता शुभम त्यांना बाहेर नको भेटू उद्या तुला चान्स मिळेल, बरोबर नाही, सनीला तू अगोदरच मारलेलं आहे। न करोड़ो मंगा दे, जाओ दे, चलो कमन फास्ट हो गया। अभी सेम टाइप का एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लो फिर बोलता हूँ, ठीक है ना। डेटा सेम है और आपको कैलकुलेट करना है टाइम की जगह पे इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग जर्नी इज s, देन वेलोसिटी अटेन
मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड विल बी, नहीं कळालं? फिर से सेम कंडीशन है कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ एन एक्सेलरेशन अल्फा टू रीच मैक्सिमम वेलोसिटी, देन रिटार्ड्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बीटा टू कम टू रेस्ट. If total distance covered by the car is s, then maximum velocity attained by the car will be किती असेल परत? हे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द कार है ना, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. बट जो सेकंड कंडीशन में बोल रहा हूँ उसमें आपको डिस्टेंस के फॉर्म में डेटा दिया है, ये फॉर्मूला टाइम के फॉर्म में, आंसर ईल का नहीं है ना, ठीक है? तो करो कैलकुलेट डिस्टेंस के फॉर्म में क्या होगा. क्या चेंज करना पड़ेगा? पहले तो काइनेमेटिकल इक्वेशन चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए. कहाँ पे वो? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू, जीरो है छोड़ दो, क्या होगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू s1. जैसे इसको t1 लिया था अब लेना पड़ेगा s1, इसको t2 लिया था लेना पड़ेगा s2. तो s1 कितना है? वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा. उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? v जीरो बनेगी एंड यहाँ पे u का मतलब v होगा, मतलब ये बनेगा समझा, जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो ये माइनस होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा सॉरी ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू s2. तो ये s2 कितना होगा? वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा. इथपर्यंत कळतंय का बघा? s1 s2 कैसे कैलकुलेट किए? जैसे t1 t2 किए थे वैसे s1 s2 है, बस काइनेमेटिकल इक्वेशन चेंज करना पड़ा. क्यों? वहाँ पे टाइम था, यहाँ पे डिस्टेंस है. हो गया? अब आगे क्या करना होगा? हमें टोटल डिस्टेंस दिया है, कितना है? यस. तो यहाँ पे इसका मतलब होगा s1 प्लस s2 इक्वल टू यस है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा? वी स्क्वायर बाय ट्वाइस अल्फा प्लस वी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ बीटा इक्वल टू यस. तो वी स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये बन गया इक्वल टू यस. वेरी गुड, करेक्ट. हमें कैलकुलेट क्या करना है? v कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो फिर से ये वी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज रखते हैं, ब्रैकेट में क्या होता है इनके एडिशन, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यस. कळतंय का बघा? ये एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल है, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा इंटू 1, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा. ओके. अब वी स्क्वायर चाहिए था तो वी स्क्वायर क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस. एंड अगर हमें v चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एट द एंड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों से. तो फाइनली v इक्वल्स टू बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा एस अपॉन अल्फा प्लस बीटा. क्या ये अगेन मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार. अगर डेटा गिवन है इन टर्म्स ऑफ s, अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम होता तो क्या था फॉर्मूला? बघून सांगा. अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. चलो हो गया. नेक्स्ट, अगर डेटा आपको दिया है और बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा तो क्या करेंगे? राइट डाउन नेक्स्ट कंडीशन. इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार की जगह पे कोई भी बॉडी बोल सकते, ठीक है? इफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ एन एक्सेलरेशन अल्फा, accelerates uniformly with an acceleration alpha to reach maximum velocity, then retards with retardation, कितना है retardation? बीटा. retards with retardation beta to come at rest. If total time of the journey is t, if total time of the journey is t, then distance covered in this time will be, distance covered in this time will be. स्टेटमेंट पढ़ लो पहले, मीनिंग समझ में आ रही क्या?
सेम कंडीशन है, पहले एक्सेलरेट हो रही है कार, देन रिटार्ड हो रही है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी अगर t है तो डिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल केस है, देखो मतलब हमें टाइम भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम कितनी थी, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बाद में वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कितनी है, इनटू एस है। अब मुझे टाइम को एंड एस को एक इक्वेशन में लेके आना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये वी स्क्वायर है, इसमें वी को रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन से, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस। अब क्या होगा, एक अल्फा एक अल्फा, एक बीटा एक बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा प्लस बीटा, सब कैंसिल होके यहाँ पे कौन बचा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इकडे कौन है 2 इंटू एस, तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवीजन में, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी अल्फा बीटा टी स्क्वेअर अपॉन 2 इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा। आज आपण डिस्कस केलेले सगळे पॉईंट्स एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे सगळे कसे आले फॉर्म्युले ते समजावून घ्या, फॉर्म्युले लर्न करा आणि त्या बेसवर असणारे मॉड्यूलमधले क्वेश्चन्स आजच कंप्लीट करा। कळालं, नंतर हे खूप कन्फ्युजिंग आहे, डिस्टन्सचा कोणता, टाइमचा कोणता, स्पीडचा कोणता, हेच कळत नाही, आज याच्यावर वर्क करा, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। चल हो गया, बघा किती सोपा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है अपना, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और इस मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटली 1D बोलते हैं, ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन। इसमें हमने सिर्फ 3 ही कंसेप्ट को पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजिशन, फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन। तो हर बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव होती है तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर वो ट्रायंगुलर पाथ पे मूव करेगी तो क्या करना पड़ेगा, बेला चाहेगा ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो डायरेक्ट पाथ लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। ट्रायंगुलर पाथ कवर कर रहा है तो ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो 1 कंप्लीट राउंड है तो डिस्प्लेसमेंट 0, राउंड कंप्लीट छोड़ के कहीं पे भी बॉडी ट्रैवल कर रही है तो 2r sin θ/2 संपूर्ण डिस्प्लेसमेंट एवढंच है। अगर डिस्टेंस की बात आ रही है तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी जिस पाथ पे ट्रैवल कर रही है सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ट्रायंगुलर है और कोई शेप में बॉडी ट्रैवल कर रही है, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है पूरा कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो कंप्लीट सर्कल है तो एक सर्कमफरेंस 2πr है, एंड सर्कल छोड़ के किसी भी पॉइंट पे ट्रैवल कर रही तो रेडियस इंटू थीटा, बस थीटा क्या करना है, रेडियन में लेना है, संपलं एवढंच डिस्टेंस मध्ये दिसतं। बट क्वेश्चन में अगर हमें स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स है। एक, अगर डेटा इस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो, लेकिन कौन सा होगा, ये इंस्टेंटेनियस होगा। एवरेज चाहिए तो t1 पुट करके x1, t2 पुट करके x2, फिर क्या मिलेगा, v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले x को डिफरेंशिएट करके v आएगा, v के एक्सप्रेशन में t1 पुट करेंगे v1 आएगा, t2 पुट करेंगे v2 आएगा, फिर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बनेगा एवरेज एक्सेलरेशन। एंड उल्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करो, इंटीग्रेशन में उल्टा करना है, पावर में 1 ऐड करो, उसी से
डिवाइड करो। कंडीशन क्या होती है, वाइल डिफरेंशिएटिंग, अगर टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोला है तो डायरेक्टली पुट करेंगे डिफरेंशिएट करके जो टाइम दिया है वो, लेकिन अगर 4 5 6 7 8 ऐसे बोला है तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, T1 पुट करेंगे 0, T2 पुट करेंगे जो भी टाइम दिया है वो, देन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करते टाइम कंडीशन उल्टी होती है। अगर इंटीग्रेट करते टाइम बोल रहे हैं कि 4 सेकंड में कैलकुलेट करो, लिमिट्स होगी 0 से 4 लेकिन फोर्थ बोला तो, फिफ्थ बोला तो, हे कळालंय तुम्हाला, बरोबर आहे की नाही? हे पण रेग्युलर रिवाइज नाही केलं तुम्ही, रेग्युलर लिहून जर नाही काढलं, यू विल कम टू नो दॅट आफ्टर 15 दिवस काहीच कळणार नाही। मी सांगितलंय की 1D सारखा टॉपिक नाही आहे, अख्खं फिजिक्स एकीकडे आणि 1D एकीकडे। हा जर ठरवला तर मी कमीत कमी याला 4 वर्ष शिकू शकतो। मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाईन, कळालं ना? किती ॲप्लिकेशन्स आहेत? फॉर्म्युले 3च आहेत, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जितनी उसके एप्लीकेशन है उतना वेटेज नहीं उसका। आला तर एखादा क्वेश्चन है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पूरे फिजिक्स में हमें यूज होने वाला है, कळालं ना? त्यामुळे ज्यांना मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाईन येतो, शक्यतो कोणालाच येत नाही। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सगळ्यांना येते, बट जास्त डिटेलमध्ये कोणी करत नाही। बट ज्यांना हा कळाला, मेकॅनिक्सचे जे काही 14 to 18 क्वेश्चन्स येतात त्या कोणत्याच टॉपिकमध्ये काहीच प्रॉब्लेम येत नाही। त्यामुळे इथं जेवढे एफर्ट्स घेता येईल तेवढे एफर्ट्स घ्या, कळालं ना? एकदा हा टॉपिक परफेक्ट झाला, मोशन इन ए प्लेन में क्या है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सेम पाथ का रिपीटेशन है, एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एंड बाकी एनएलएम में एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा आती है, बाकी सॉल्व करने में सेम प्रोसेस है। रोटेशनल में भी वही कंडीशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगते ही है। ठीक है, त्यामुळे कंसेप्ट जेवढ्या क्लियर करता येईल इथं तेवढ्या क्लियर करा। ओके, तो ये पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद में मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, एक तो डेटा इस फॉर्म में दिया जाएगा, नहीं तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोलेंगे। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, टाइम दिया तो डिस्टन्स कैलकुलेट करो, डिस्टन्स दिया तो टाइम कैलकुलेट करो, एवढंच आहे फक्त जे क्वेश्चन्स मॉड्यूलमध्ये दिले, एक क्वेश्चन 50 वेळा सॉल्व करायची गरज पडली तर सॉल्व करा, पण त्या क्वेश्चनमध्ये परत लाईफमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे। बट आता एक लक्षात घ्या, एक क्वेश्चन तुम्ही 50 वेळा सॉल्व करून एकदम व्यवस्थित प्रिपेअर केला, बट तो जर नेक्स्ट डेला रिवाइज नाही केला, असं जर तुम्ही 3 दिवस त्याला बघितलंच नाही, तर 3 दिवसानंतर ब्रेनची फॉर्मॅटिंग सुरू होते, माहिती घे। कम्प्युटर असतं है ना, ऑटो डिलीटची सिस्टीम असते, मोबाईलमध्ये पण असते है ना, अपन स्वतः डिलीट नहीं केलं तर ते स्वतः एक्शन घेतं। सेम कंडिशन ब्रेन की है। अगर हम रिवाइज नहीं कर रहे तो ब्रेन को क्या लगता है हे कामाचं नाही आहे, कळालं ना? तो काय करतो मग 3 दिवसानंतर फॉर्मॅटिंग सुरू करतो आणि 30% असं 3 दिवसाच्या गॅपमध्ये तो रिवाइज करतो। म्हणजे तुम्ही जर 15 दिवस त्याला बघितलंच नाही तर आपल्या डोक्यात फक्त 10% राहतो। हे एक्सपिरियन्स करा, मी सांगतो इथे, फक्त हे बायोलॉजिकल नाही आहे, सायकोलॉजिकल आहे, कळालं ना? नाही तर मग बायोलॉजिकल सर कुठं जातं, काय जातं, कोणत्या वेवच्या फॉर्ममध्ये जातो, तिकडे घुसू नका। जसं मी परवा शुभमला असंच काहीतरी त्यांनी विचारलं होतं, वाचले लक्षात काहीतरी बोलला होतो, त्याला मी क्वेश्चन दिला होता, घरून येताना इथपर्यंत जेवढ्या बिल्डिंग लागतात सगळ्या आठवतं का? सगळं रस्त्यानं कोणती गाडी क्रॉस झाली, गाडीचा नंबर वगैरे सगळं आठवतं का? बघितलं होतं का आपण? डोळे वगैरे ठेवून झालो म्हणजे बघणारच आहे ना, कारण घरून निघालो डोळे बंद पोहोचलो ते काय असं होतं का? पण सगळं का आठवत नाही? एखादीच गाडी आठवते, बरोबर आहे की नाही? बाकी सगळं, एखादीच बिल्डिंग आठवते, ब्रिजच्या आजूबाजूला एखादा खड्डा असेल, रोज त्रास देतो तोच आठवतो, बाकीचं कुठं गेलं? बघितलंच नाही का? बघितलं इन द सेन्स काय झालं, आईजनी सगळा डेटा कॅप्चर करून कन्वर्ट करून ऑप्टिक नर्वनी ब्रेनला दिला होता, ब्रेनमध्ये इनपुट्स मिळाले होते, बट ब्रेननी कुठं फेकलं त्याला? स्टोरेजमध्ये ठेवलंच नाही, कळालं ना? जो डेटा येतोय ब्रेन त्याला 2 पार्टमध्ये कॅटेगराईज करतो। पहिल्यांदा पहिले समजावून घेतो, समजण्यासाठी एकच लँग्वेज लागते, लँग्वेज ऑफ इमेजेस असलं तर ठीक, नाही तर त्याला एंट्रीज भेटत नाही। आणि समजल्यानंतर 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतात, एक परमनंट मेमरी, एक टेम्पररी मेमरी। आता टेम्पररी मेमरीचे 2 टाईप असतात, एक शॉर्ट टाईम टेम्पररी मेमरी अँड एक लॉंग टाईम टेम्पररी मेमरी। ठीक आहे ना? शॉर्ट टाईम म्हणजे काय ते आपल्यालाच कळत नाही, पाहिलं होतं की नाही म्हणून, एवढं ते असं ना, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डिलीट होऊन जातं। ठीक आहे ना, कुठंच नाही। आणि थोडीशी नंतर लॉंग टाईम जी काही टेम्पररी मेमरी असते ती म्हणजे आपण बराच वेळ त्याच्या रिलेटेड बघत होतो, ऐकत होतो है ना। लेक्चरमध्ये सपोज सगळा कंटेंट मी सांगितला, एवढं ब्रेन आपलं एवढं भारी वर्किंग करतं, तर जे लेक्चरमध्ये कंटेंट शिकवला तो घरी जाऊन बघायची गरज नाही पडली पाहिजे आपल्याला, बरोबर आहे की नाही? सगळा डेटा मिळतोय की नाही? मी बोललेलं कळतंय सगळ्यांना, बरोबर? ऐकायला पण येतं व्यवस्थित, मग ऐकलेलं सगळं ब्रेनमध्ये पण जात आहे, तरी पण असं का होतं? घरी गेल्यानंतर काहीच आठवत नाही, बसून परत त्याला लर्न करावंच लागतं। कळतं ना मला काय सांगायचं ते? या गोष्टी का होतात? कारण ब्रेनला याचे हॅबिट्स माहीतच नाही आहे आपल्यासाठी, काय इम्पॉर्टंट आहे काय इम्पॉर्टंट नाही आहे। मग हे घडलं कधी? हे आज नाही घडलं, हे तुमच्या लहानपणापासून या गोष्टी डेव्हलप होत गेल्या आहेत। काही लोक असतात लेक्चरमधला कंटेंट ऑलमोस्ट 90% क्लिअर होतो, घरी जाऊन हे लर्न करायची गरज पडत नाही, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करू शकतात। आणि काही लोक असे असतात की पहिले हे जाऊन लेक्चर 3दा बघावं लागतं, रेकॉर्डेड लेक्चर,
बरोबर नाही, आता आहे फॅसिलिटी म्हणून, नाही तर नंतर तर काही विषय पहिले अगोदर विषयच नव्हता. ठीक आहे, मग हे नंतर बघून 3 वेळा लिहून मग प्रिपेअर करायचा प्रयत्न करतात, तरी पण विसरतातच. बरोबर आहे की नाही? हे का होतं? कारण आपल्या ब्रेनला आपण तसे हॅबिट्स कधी लावलेच नाही. प्रत्येक जणाची सुरुवात 0पासूनच होते. जन्माला आल्यानंतर कोणाला चालता येत नसतं, बोलता येत नसतं, का लगेच एखादं कोणी होतं लगेच पळायला लागलं हॉस्पिटलमधून घरी, नाही मला बोर व्हायला लागलं. त्यामुळं आपल्याला क्लासमध्ये जो डिफरन्स दिसतो ना, की काही लोक आहेत की ज्यांना मार्क्स चांगले पडतात, ॲन्सर पटपट येतात, शिकवलेलं लगेच कळतं, याचा अर्थ त्यांनी आपल्यापेक्षा अगोदर एफर्ट्स घेतलेले आहेत, ते हुशार आहेत. अशातला प्रकार नाहीच आहे. कळालं ना? हुशार कोणीही नसतं. ब्रेन ही जी गोष्ट आहे सगळ्यांना जी मिळाली आहे, किती एवढा असतो का ब्रेन? असा आसपास असेल, आहे की नाही? छोटा मोठा फरक पडू शकतो. ऋषिकेशचा खूप छोटा आहे, ठीक आहे नाही? मुंबई इंडियंसला सपोर्ट करतो म्हणून छोटा म्हटला असं, बरं का? ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से ये डिफरेंस होता है, लेकिन जो ब्रेन मिला है वो सबको इक्वल मिला है. प्रज्वल, तुझीच वर्स्ट नाईट होती, त्याला कशाला सांगतो? ठीक आहे, तर बेसिकली त्याच्यामध्ये डिफरन्स नाही होत, बट आपण त्या ब्रेनला युटिलाइज कसं केलं आहे, युटिलाइज कसं केलं आहे, त्याला ट्रेन कसं केलं आहे, याच्या अकॉर्डिंग त्या गोष्टी चेंज होतात. कळालं ना? त्यामुळे ज्यांना कोणाला वाटत असेल की मी खूप स्लो आहे, मी खूप मंद आहे, मला काही येतच नाही, तुम्ही मंद नाही बेटा, तुमचे हॅबिट्स मंद आहेत. काय होतं? हां, भगवद्गीता में लिखा है, तुम आदमी खराब नहीं हो, तुम्हारा टाईम खराब आहे. असं कोणाचं स्टेटसला वाचलं मी, असे स्टेटस टाकतात भारी भारी, काही विषयच नाही आहे. आणि काही तर कार्टून म्हणजे एवढी लिमिट असते की इकडं लेक्चर चालू असतं, 4ला लेक्चर चालू होतं आणि 4:18ला त्यांचं स्टेटस व्हॉट्सअपचं चेंज झालेलं असतं. म्हणजे लिमिटच नाही त्याला. लेक्चर चालू झालं 4ला, मग 4 ते 5 आपण लेक्चर बघतोय ना, लेक्चर कंटिन्युअसली सुरू आहे आणि त्यामध्ये मग व्हॉट्सअपला स्टेटस अपलोड होतं. एक एक नाही 3-3 होतात. कुठून? याचा अर्थ तुम्ही काय करताय? मग मार्क्स पडतात आपल्याला -4, +3, +2. कसे पडणार आहेत ना मार्क्स? इथं रात्रंदिवस किती एफर्ट्स घेत आहेत मार्क्स पडणारे त्यांना विचारा. त्यामुळे आपण आपल्या ब्रेनला ते हॅबिट कधी लावलेच नाही, त्यामुळे आपल्याला डिफिकल्ट लागते. प्रसाद आहे का? प्रसाद ऑनलाईन आहे. प्रसाद कळत नाही बेटा? त्यामुळे वेळ लागतोय. आणि हे जर आता नाही केलं तर ठीक आहे, 10th नाही केलं, होऊन गेलं. आता नाही केलं तर 11th-12th पण होऊन जाईल. त्याच्यानंतर ज्या दिवशी तुम्हाला वाटेल की आपल्याला अभ्यास करायचा आहे त्या दिवशी या गोष्टी कराव्याच लागणार आहे. त्यामुळे मी नेहमी सांगतो बघा, बऱ्याच जणांचं काय होतं, 10th स्कूलमध्ये एक्सलंट परफॉर्मन्स असतो, विषयच नाही, शाळेमधले आपण भारीच असतो, बरोबर आहे की नाही? त्यानंतर 11th-12th आल्यानंतर 2 वर्ष काही सुगावं लागत नाही कोणाला, चालू असतो. आपण घरी सांगत नाही, घरचे विचारत नाही, आणि जेव्हा रिझल्ट लागतो तेव्हा बॉम्ब फुटतो, जग सुना लगे. बरोबर आहे की नाही? 10th काय होतास तू, नंतर काय झालास तू. मग 10th नंतर 11th-12th JEE नीटमध्ये काही व्यवस्थित नाही झालं, मग काय असतं ऑप्शन? मेडिकलवाले रिपीट आहे ना. 3 वेळा रिपीट केल्यानंतर कळतं काहीच होत नाही, मग सोडून देतात. मग MBBS नाही, BMS पण चांगलं आहे. आता येऊन भेटतं बघ बरं सर, BMS आमच्या काकाच्या मुलाचा कोणतरी आहे, खूप म्हणजे बेस्ट सेटल आहे BMS करून. त्यावेळी म्हणजे माझं जे बोलणं असतं, रिझल्ट एक्झाम होण्या अगोदर एक्झाम झाल्यानंतर पूर्ण 180 डिग्रीनी बदललेलं असतं. त्यावेळी मी तेच सांगतो, मी तुला हेच सांगत होतो की BMS खूप बेस्ट आहे. कळालं ना? कारण तिथं ऑप्शन नाही ना, तिथे चेंज होऊ शकत नाही. म्हणजे ज्यांचं BMS नाही लागत, थोड्या वेळानंतर अजून अंदाज आला फर्स्ट सेकंड राऊंडमध्ये हे ताळमेळ नाही आहे, BMS नाही होते. सर फार्मसी, आमच्या काकाचा मुलगा फॉरेनमध्ये रिसर्च सायंटिस्ट फार्मसी करून, मग तिथं मी काय सांगणार आहे? फार्मसीसारखं करिअरच नाही. एकदा रिसर्चमध्ये जॉब लागला की काही वर्कच करावं लागत नाही, आणि तुम्ही रिसर्च सायंटिस्ट असले की कंपनी तुम्हाला लाईफ टाईम सोडत नाही. असे पॅकेज असतात त्यांना, हे मी सांगतो. कळलं ना? कारण टाईम टू टाईम त्या गोष्टी चेंज कर. मी तिथं कॉन्फिडन्स कमी नाही करू शकत ना, काय पडेल ते फार्मसी. आता सांगू शकतो तुम्हाला फार्मसी करून काय असतं आउटपुट म्हणून. नंतर मग त्यानंतर काय कळतं ना, करिअर चेंज होतात. नाही, इंजिनिअरिंगवाल्यांचं तेवढं टेन्शन नाही, कुठं ना कुठं नंबर लागतो. नाही IIT तर औरंगाबादच्या IIT, बरोबर आहे की नाही? IIT म्हणजे त्या IIT, औरंगाबादच्या IITचं तर काही विषयच नाही. मी सांगितले स्टेट कंडिशन काय म्हणून, फक्त जास्त बोलता येत नाही, कारण बऱ्याच जणांचे भाऊ बहीण वगैरे कोणतरी कॉलेजला असतं, मग ते घरी जाऊन जर परत बोलले तिकडं त्यांचा इगो हर्ट व्हायचा, सरांना भेटायला यायचे ते, त्याच्यामुळं त्या गोष्टीवर न बोललेलं बरं. बट हे काय होतं की ग्रॅज्युएशन मग कुठून ना कुठून करतो आपण, नाहीच काही झालं मग BSc, नाहीतर मग YouTube आहेच आपल्याकडं, लगेच कुठंतरी मोटिवेशनल व्हिडिओ. आता विषयच नाही, आता डायरेक्ट IAS व्हायचं मला. कळालं ना? कंडिशन बघताय तुम्ही. काय परवा एक्झाम झाली कशाची? आरोग्य सेवा क्लास 3. कळालं ना?
पोस्ट असते ती. म्हणजे एवढी भयानक सिच्युएशन आहे. मागच्या 5 वर्षापासून एक्झाम्सच कंडक्ट करत नाही गव्हर्नमेंट. कळालं ना? त्यामुळं कोणी जर मला ते येऊन सांगितलं प्लॅन की नाही सर मला ॲक्च्युअली UPSC करायची आहे, बट तोपर्यंत म्हटलं करून बघू JEE नीट. ते असं बोलतात जसं काही चालता चालता JEE नीट अशी करून टाकायची म्हणून. तर सिम्पल रूल आहे लाईफचा की सक्सेस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तर मला हे फायनली तुम्हाला हे सांगायचं ॲट द एंड की हे ब्रेनला जर आपण आता ट्रेन नाही केलं तर त्याचा फरक कुठं पडतो. आता नाही केलं JEE नीटमध्ये नाही होणार. JEE नीटमध्ये जर नाही झालं तर इकडून तिकडून कुठेही ग्रॅज्युएशन केले की ॲट द एंड 80% लोकांना करिअर एकच दिसतं, गव्हर्नमेंट जॉब. त्याशिवाय लग्न होत नाही. बरोबर आहे की नाही? मग त्यासाठी ते काय करतात, पहिले UPSC, पहिले 2-3 वर्ष UPSC प्रिपेअर करतात. नंतर कळतं की नाही UPSCपेक्षा MPSCत खूप भारी जागा आहेत. मग UPSC टू MPSC शिफ्ट होतात. मग MPSCमध्ये ठरलेलं असतं की फक्त राज्यसेवा, बाकी विषयच नाही. मग MPSCमध्ये नंतर नाही बाकी पोस्ट पण PSI STI वगैरे चांगल्या आहेत, मग त्या पोस्टवर फोकस करतात. मग नंतर कळतं नाही क्लास 3 विषय का, खूप चांगली पेमेंट असतात, गव्हर्नमेंट जॉब आहे, सिक्युरिटी. मग नंतर तलाठी, ग्रामसेवक. कळालं ना? मग इथपर्यंत अशी त्यांची ग्रोथ ग्राफ जो काही तो खाली येतो. आणि ॲट द एंड ग्रॅज्युएशन नंतर 7 ते 8 वर्ष इथं इन्व्हेस्ट केल्यानंतर त्यांच्या हातात काहीच नसतं. हा फरक कुठं पडतो माहिती आहे? हा इथं पडतो. त्यामुळे ज्यांना असं वाटतंय की आपण स्लो आहे, आपल्याला येत नाही आहे, लक्षात घ्या तुम्ही जर आता तुमचे हॅबिट नाही चेंज केले, आता ब्रेनला ट्रेन जर नाही केलं तुमच्या, लाईफ टाईम तुम्हाला हाच एक्सपिरियन्स येणार आहे. याच्यामध्ये दुसरं ऑप्शनच नाही आहे. आज ना उद्या या गोष्टी फेस करायचेच आहे. लहान बाळांनी ठरवलं लय ज्वारी येते मला नाही चालायचं आत्ताच, काय होईल? त्याला वर्षानंतर, 2 वर्षानंतर, 4 वर्षानंतर एक तर चालता येणारच नाही. पण जर त्याने ठरवलंच चालायचं तरी पण त्याला तीच सुरुवात करावं लागणार जी अगोदर होती ती. कळतंय ना मी काय सांगतो ते? सो जर ते लहान बाळ जन्माला आलं आणि त्याला जर ऐकायला येत नसेल, डीप असेल, तर त्याला बोलताही येत नाही. कळालं ना? ह्या कंडिशन म्युच्युअल डिपेंडेंट असतात. सेम कंडिशन ब्रेनची. त्याच्यामुळं इनडायरेक्टली मला हे सांगायचं आहे की ज्यांना व्यवस्थित मार्क्स येत आहेत याचा अर्थ त्यांनी त्यांच्या ब्रेनला थोडंसं तुमच्या अगोदर ट्रेन केलं. ते हुशार वगैरे काहीच नाही, तुमच्यासारखेच मंद होते. आणि ज्यांना वेळ लागतोय, येत नाही आहे, याचा अर्थ आपण लाईफमध्ये अगोदर केलेलं नाही, आता करावं लागणार आहे. कळतं आहे ना? जसं झोपा काढून आरामशीर जाग आली तर क्लासला जाऊ असं करून काहीच होणार नाही बेटा. वर्ष 6 महिने 1.5 वर्ष खूप भारी जाईल, मजेत एकदम. काय भारी लाईफ होती गोष्टींची, बरोबर आहे की नाही? नंतर काय या सगळ्या गोष्टी खूप चेंज होणार आहेत. ठीक आहे, चला राईट डाऊन. काय लिहिलं होतं? टाइम झाला असं लिहिलं होतं. ठीक है, सो यहाँ पे देखो मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्राफिकल पार्ट छोड़ के बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. मतलब कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 के एंड तक का पूरा पार्ट यहाँ पे लेक्चर में कंप्लीट हो गया है. कल का जो टेस्ट पेपर होगा उसमें आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 तक मॉड्यूल में से सारे क्वेश्चंस आने वाले. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. कल से हम डिस्कशन शुरू करेंगे, एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी, नहीं तो ग्राफिकल क्वेश्चंस. थैंक यू.